गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज हम एचपी के टेम्पल शुरू करेंगे और एचपी के टेम्पल में जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उस तक पहुंचने के लिए फर्स्टली वी विल हैव टू बिल्ड अप सब टेम्पो अबाउट द एंशियंट एम्पायर्स दैट वर सिचुएटेड इन इंडिया। तो जो टेम्पल्स के बारे में सारी डिटेल्स है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले वी विल डिस्कस अबाउट कि एचपी में आर्ट किस तरह से आई और कैसे आई। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी मैं टेम्पल्स के बारे में बात करूं दो फॉर्मूले एचपी के टेम्पल्स के बारे में आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हमारी जो ज्योग्राफी थी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी कि एक साथ जो प्लेन्स में चीजें हो सकती थी वो एचपी में हो सकती थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्लेन में जो ट्रेडिशन रहेंगे वो एचपी में आने के लिए थोड़ा टाइम लेंगे। पहली बात तो हमारी ये रही। दूसरी बात हमारी ये रही कि एचपी जो था, अगर आप एचपी की आज की डेट में ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो उस पे इन्फ्लुएंस डिफरेंट साइड से डिफरेंट तरह के इन्फ्लुएंस रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कश्मीर की तरफ से अगर हम देखें तो चंबा और लाहौल स्पीति, वहां पे कश्मीर का इन्फ्लुएंस रहेगा। अगर हम कांगड़ा की नजर देखें तो वो कांगड़ा पहले पंजाब का पार्ट था, तो वहां पे आपको पंजाब का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। अगर हम गढ़वाल की तरफ देखें तो सिरमौर और जो आपका किन्नौर का रीजन है वहां पे आपको गढ़वाली रीजन की जो एक तरह से आर्ट है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दो हमारे पास फैक्टर्स रहेंगे ज्योग्राफिकल टेरेन की वजह से। एक मैंने आपको बताया टाइम फैक्टर, एक मैंने आपको बताया जो हमारा नेबर फैक्टर था, या नेबर फैक्टर बोल लीजिए या प्रॉक्सिमिटी फैक्टर। आई लाइक टू कॉल इट टाइम एंड प्रॉक्सिमिटी। तो एचपी में जो भी आर्ट बनी वो टाइम और प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पे बनी। अब टाइम और प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पे सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा टाइम के हिसाब से क्या हुआ कि जो भी आर्ट पूरे इंडिया में बनती थी उसको एचपी में आने में टाइम लगता था। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से जिस रीजन की प्रॉक्सिमिटी जिस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म के लिए थी वो पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म उस रीजन में आ गई। ठीक है, अब क्लास याद रखिए, जब भी हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे देवता हुए वो हमारे देवता नेचर से रिलेटेड थे। जैसे फॉर एग्जांपल वरुणा, तो वो बारिश के देवता थे। फिर सूरज, वो हमारे धूप के देवता थे। जो भी वो सारे पुराने। उसके बाद हमारे पास शैवाइट कल्चर आया, जो एंशियंट हिस्ट्री में हम शिवा की जो भक्ति करते थे, और शिवा की भक्ति जब हमने देखी तो उस शिवा की भक्ति में हमें आज भी काफी ज्यादा उसकी जो लोकल डाइटीज फॉर्म है। अब एचपी में जो आपको कोई भी मंदिर मिलेंगे, बेसिकली आपको आर्किटेक्चर और आर्ट और आर्किटेक्चर कहां पे देखने को मिलेगा? तो पुराने टाइम में कोई बड़े बड़े मॉल्स तो बनाते नहीं थे क्योंकि कंज्यूमरिज्म नहीं था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी। वहां पे तो सबसिस्टेंस इकोनॉमी थी। खाने पे आप कंसंट्रेट करते थे और खाने के अलावा अगर कुछ बच जाए तो आप भगवान की भक्ति में इन्वॉल्व करते थे। तो आपको आर्किटेक्चर कहां पे देखने को मिलेगा? जहां पे भगवान की भक्ति होगी। तो जनरली आपको जो पुराने जमाने का आर्किटेक्चर है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा जहां पे मंदिर वगैरह होंगे। ठीक है, और पुराने जमाने में महाराजा भी थे, तो दो जगह पे हमारे को जो है आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, मंदिर और महाराजा के महल। तो इन्हीं दोनों चीजों की हम बात करेंगे। बाद में फिर लोकल ट्रेडिशन जो है वो एक्स्ट्रा ऐड होता है, उसके बारे में जब हम पहुंचेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए आप ये दोनों चीजें याद रखिए। तो आर्ट और आर्किटेक्चर पढ़ने से पहले आपको इंडिया के कुछ जो एम्पायर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जो पहला हमारा एम्पायर था वो मौर्यन एम्पायर था। दिस इज इन बिफोर क्राइस्ट ईरा, 4th सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी बीसी। वैसे याद रखिए, सबसे पहले मौर्य आए जो बड़े एम्पायर थे। इससे पहले नंदास भी थे, बट मौर्य जो थे वो हमारे लिए भी डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बाकी डिस्कशन में नहीं पढ़ूंगा। मौर्यर्स के बाद आपके पास कुशानाज आएंगे। कुशानाज के साथ साउथ इंडिया में 2-3 एम्पायर्स और राइज करेंगे, उनके बारे में बात हम नहीं करेंगे। उसके बाद कुशाना के बाद हमारे पास एडी में सबसे प्रॉस्पेरस पीरियड इंडिया का जो है वो गुप्ता किंगडम आएगा। अब इनके आर्ट और आर्किटेक्चर में थोड़ा बहुत फर्क है, तो जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एचपी में इंडिया में 7th सेंचुरी के बाद जो एडी है, 7th सेंचुरी एडी के बाद हिंदू किंगडम जो है वो एक तरह से एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो गुप्ता किंगडम जो था वो सबसे प्रॉस्पेरस किंगडम था। उसके बाद हिंदू किंगडम जो था वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। उसको याद रखिए, मैंने आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी बताया था कि इंडियंस जो थे वो उन लोगों को एक तरह से पॉपुलराइज कर रहे थे जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे। तो बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि एंशियंट इंडिया जो है वो हिंदू की हिस्ट्री है और जो मेडिवल इंडिया है वो मुस्लिम्स की हिस्ट्री है। तो ये क्लासिफिकेशन जो थी, ये क्लासिफिकेशन हमें किसने दी? ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने ये कहा और वही हमने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो ये चीजें यहां पे थी। तो इन पर्टिकुलर चीज में जो हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला अंपायर जो था वो था मौर्यन अंपायर। तो ये बीसी में था।
फर्स्ट एम्पायर था जिसने नॉर्थ इंडिया एज अ होल उस पर रूल किया था। और इनका जो मेन आर्किटेक्चर फंडा था वो दो चीजों से बना था, वुड और स्टोन से। या तो ये वुड पे नकाशी करते थे, वुड यूज करते थे, या स्टोन पे नकाशी करते थे। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था ये बेसिकली पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों अर्थशास्त्र में मिक्स थे। तो उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में कहा था, अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो वहां पे काफी डिटेल में कौटिल्य ने व्याख्यान किया है कि कितने तरह के स्पाई जो है वो आपको चाहिए, मिलिट्री में कितने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में कितना चाहिए, लॉ एंड डिपार्टमेंट में कितना चाहिए। तो सब जगह उनके अपने स्पाई थे जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे ऑपरेट करते थे। उसके बाद मेगस्थीन जो थे वो पाटलिपुत्र जब आए तो उन्होंने पाया कि एक जो पाटलिपुत्र जो थी वो कैपिटल थी मौर्यन एम्पायर की। तो उन्होंने पाया कि पाटलिपुत्र के अराउंड जो है एक फैसेड बना हुआ है, पैलिसेड बना हुआ है, मतलब एक तरह से बाड़ा बना हुआ है जिसके अंदर थोड़े थोड़े छेद हैं। अब 64 के आसपास वहां पे छेद थे, तो वहां से प्रोटेक्शन के लिए ये चीजें बनाई गई थी पाटलिपुत्र के अराउंड। काफी बड़ा ये प्रोटेक्टिंग वॉल थी एक तरह से आप मान सकते हैं। तो उसमें छोटे छोटे छेद बनाए गए थे जहां से तीर चलाए जा सकते थे। ठीक है, तो ये उन टाइप का काम है। और इन्होंने ही एक ट्रेडिशन जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहा, तो यहाँ पे बेसिकली आपको दो तरह की आर्ट देखने को मिलेगी जब हम मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे। एक आपको देखने को मिलेगी कोर्ट आर्ट। कोर्ट आर्ट का मतलब है जो राजा के द्वारा स्पॉन्सर है। और दूसरी आपको देखने को मिलेगी यू कैन से पीपल्स आर्ट, या जो नॉर्मल प्रैक्टिस में यूज होती है वो वाली आर्ट। तो कोर्ट यार्ड जो थी वो आर्टिशियंस बनाते थे जो काफी ज्यादा दक्ष थे अपने काम में। और जो नॉर्मल आर्ट थी वो कोई भी लोग जो सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं और लोगों की हेल्प के लिए जो बनाई जाती थी वो थी पॉपुलर आर्ट। तो कोर्ट यार्ड जो थी उसमें हमारे को तीन जो चीजें हैं वो मिलती हैं। लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ, जो कि हमारा आपने एम्बलम देखा होगा, एक तरह से लोटस है। लोटस जो है वो मैस्टिफ के ऊपर है, मैस्टिफ के ऊपर फिर चार शेर बने हुए हैं जो चारों डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा नेशनल एम्बलम भी है। तो ये लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ से लिया गया है। बुल कैपिटल ऑफ रामापुरवा, तो इस पे पोल पे जो है टॉप पे बुल बनाया गया है, ये रामापुरवा से मिला है। उसके बाद लाइन कैपिटल ऑफ लौर्या नंदागढ़, तो ये लाइन कैपिटल लौर्या नंदागढ़ में भी आपको देखने को मिली। अब इन तीनों को अगर हम बात करें तो इन तीनों का जो मटेरियल था वो था रेड और व्हाइट सैंडस्टोन, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम अदर फीचर्स की बात करें तो ये विस्क बियर एट दीदारगंज और स्टोन एलिफेंट एट धौली। अगर आप इन दोनों चीजों को देखेंगे, लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ, तो क्लास प्लीज रिमेंबर जब भी हम किसी आर्ट के बारे में बात करेंगे तो दो तीन चीजों के बारे में हम आर्ट के बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने आर्ट एंड कल्चर पिकअप नहीं करा है क्लासरूम में, बट फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको आर्ट का दे देता हूं ताकि थोड़ी क्यूरियोसिटी आपकी बढ़े। अब आर्ट की जब हम बात करेंगे दो तीन चीजों की बात की जाएगी। एक तो वो किस टाइम में बना, ठीक है, और उसको यूज कौन करता था। अगर आप ये दो चीजें ढूंढ सकते हैं और इनके रिलेशन ढूंढ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल किस टाइम में बना। अगर हम बात करें लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ की तो कार्बन डेटिंग से हमने पता लगा लिया कि किस टाइम पे बना। उससे हमें यह पता लग गया कि इसका मटेरियल क्या था, मटेरियल में पॉलिशिंग थी नहीं थी, उस पर कुछ लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, किस पर्पज से बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, कहां पे बनाई गई थी। ठीक है, ये तो रही हमारी कोर्ट यार्ड। दूसरा, अगर उसी टाइम पे हमको सेम कोई पॉपुलर आर्ट जैसे स्टोन एलिफेंट एट धौली, तो ये एक स्टोन का अनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है धौली के आसपास, तो वहां पे ये बना हुआ है धौली के आसपास। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बना तो उसी टाइम है, बट क्यों बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, एंट्री के लिए बनाया गया था, टेम्पल के साथ इसका कोई रिलेशन है, तो उन दोनों चीजों को हम डिस्कस जो है वो इजिली कर सकते हैं। और उससे हमें क्या लगता है, आर्ट से क्या पता लगता है, उस टाइम का पर्टिकुलर मान्यताएं क्या थी, सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था, आपके फॉलोअप्स कैसे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की डेट में हम बड़े बड़े मॉल्स बनाते हैं, आज की डेट में छोड़िए, अगर आप किसी गांव में आज चले जाएं तो यू विल सी पुराने घर बने हुए जिसके ऊपर मिट्टी पोत के घर बनाए गए हैं। तो आपको उनको देख के उनका पहनावा, उनका ट्रेडिशन, अगर बाहर कुछ बनाया होगा तो उसकी वजह से आपको उनका ट्रेडिशन भी थोड़ा बहुत पता लगेगा, किस तरह के इन्वेस्टमेंट वो करेंगे, क्या घरों में रखा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें आप गैस कर सकते हैं। आज तो शायद कॉन्क्रीट के घर काफी ज्यादा बनते हैं, हार्डली गाँव में, बहुत गाँव में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। बट आई होप आप इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन जो है वो इजिली निकाल सकते हैं। तो इससे आर्ट से ये पता लगता है कि किस कल्चर का, जगह का, ट्रेडिशन, फीचर्स, उनके इफेक्ट्स, किस तरह की सोसाइटी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता लगती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे गुप्ता पीरियड। बीच में कुशाना रीजन था, तो वो हमारी स्टडी के लिए भी, एचपी टेम्पल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कुशाना जो है वो बीसी से एडी के बीच में आएगा, एक ट्रांजिशन पीरियड रहता है कुशानास का। तो
उसके बाद कुशानस ने काफी इंपॉर्टेंट काम भी किए थे। पहला गोल्ड कॉइन उन्होंने ना एक तरह से इंट्रोड्यूस किया था, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे गुप्ता आर्ट की। अब गुप्ता आर्ट जो थी वो 4th से 6th सेंचुरी की एडी में आई। पहली वैश्य डेंसिटी थी, बट ये जो क्लेम है ये फिर भी डिस्प्यूटेबल है कि वैश्य डेंसिटी थी या नहीं थी, बट फिर भी हम मान के चलेंगे कि ये वैश्य डेंसिटी थी। इन्हीं के दौरान फाहिम पहले पर्सन थे जो एचपी में आए थे, सॉरी एचपी में नहीं आए थे, इंडिया में आए थे। इसके बाद हुएन त्सांग आएंगे जो एचपी में भी आएंगे और एचपी में काफी ज्यादा ब्रीफ अकाउंट जो थे वो लिख के जाएंगे। ठीक है, तो ह्यूएन त्सांग जो है उनका ब्रीफ अकाउंट जो है वो एचपी का आर्क एंड आर्किटेक्चर स्टडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। उसके बाद यहाँ पे जो फाहिन आए ये आए हमारे पास 5th सेंचुरी बीसी में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पीनल कोड के बारे में उन्होंने बात करी, इंडियन पेंटिंग के बारे में बात करी, नॉर्थ इंडियन आर्ट के बारे में बात करी। अब एक बात को ध्यान रखिएगा, गुप्ता आर्ट जो था वो इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का सबसे पीक पीरियड था। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पॉन्सर जो है वो किया गया। उसके कई फैक्टर्स थे कि क्यों ये इतना ज्यादा इन्होंने चीजों को स्पॉन्सर करा। अगर हम अजंता केव्स की बात करें तो वहां पे बुद्धिस्ट केव्स हैं, एलोरा की बात करें तो हिंदू केव्स हैं, एलिफेंटा की बात करें तो हिंदू और जैन मिक्स हैं। तो इनको कंफ्यूज मत कीजिएगा, काफी ज्यादा इफेक्ट आपको इनका और चीजों के भी पड़ेंगे। ये मैं प्रोमिनेंट आपको बता रहा हूँ। अजंता की अगर हम बात करें तो वहां पे प्रोमिनेंट जो है वो बुद्धिस्ट केव्स हैं। इलोरा में प्रोमिनेंट आपको हिंदू मंदिर देखने को मिलेगा। तीनों की एक बार इमेज देख लीजिएगा। एलिफेंटा तो न्यूज में भी था, हाल ही में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई थी जिसके लिए काफी ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, तो आपको इसका किस आइलैंड पे है, कहां पे है एलिफेंटा ये पता होना चाहिए, न्यूज में क्यों था ये भी पता होना चाहिए। चलिए फर्दर मूविंग ऑन, बात करें पाला आर्ट की। तो पाला आर्ट जो थी वो बंगाल के आसपास के रीजन में आपको देखने को मिलती थी। अब वहां पे पाला आर्ट ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम किए थे। एक तो इन्होंने सोमापुरा महावीरा, ये आज की डेट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बांग्लादेश में। ठीक है, सोमापुरा महावीरा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इनका जो इन्फ्लुएंस था पाला आर्ट का, वो इन्फ्लुएंस इंडिया में भी था, आज की डेट में बांग्लादेश में भी था, कुछ पार्ट म्यांमार में भी था, और इवन जो जावा और इंडोनेशिया के जो रीजन है वहां पे भी पाला आर्ट जो थी वो पहुंची थी। एक तरह से ये काफी ज्यादा दक्ष थे और काफी ज्यादा एक तरह से कैपेबल थे आर्ट को पॉपुलराइज करने में, तो वहां तक भी इनकी आर्ट जो थी वो बेसिकली पहुंची थी। ठीक है, और नालंदा और विक्रमशिला 2 इनकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो यूनिवर्सिटीज थी। तो इनको तो बख्तियार खिलजी ने जो है चलाया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। ऐसा कहते हैं कि 1 महीने तक आग जो थी, यहाँ पे इतनी ज्यादा बुक्स थी कि 1 महीने तक आग जो थी वो जलती रही थी नालंदा यूनिवर्सिटी में। फर्दर जो है वो है कश्मीरी आर्ट। अब ये कश्मीरी आर्ट जो है ये 7th सेंचुरी एडी में जो कश्मीर का रीजन है वहां के आसपास जो है उजागर होना शुरू करी। तो इस टाइम पे मरुवर्मन जो थे वो भरमौर में वो इनके कंटेम्परेरी थे, और ललितादित्य तो जो थे वो कश्मीर के राजा थे। बाद में जब ये एचपी की आर्ट के साथ मिक्स हुई तो इसको पहाड़ी स्टाइल का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो मैंने आपको कहा चंबा और लाहौल स्पीति यही रीजन है जहां पे आपको कश्मीरी आर्ट देखने को मिलेगी। जो कश्मीरी आर्ट सबसे ज्यादा इनसाइड तक जो एचपी में आएगी वो आपको देखने को मिलेगी हिडिंबा टेम्पल में। हिडिंबा टेम्पल से फर्दर जो है आपको कश्मीरी आर्ट के एविडेंस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, बट याद रखिए कि 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास हैं, एक चंबा, एक लाहौल स्पीति, और उसके अलावा कुछ रीजन कुल्लू में। इससे नीचे आपको कश्मीरी आर्ट देखने को नहीं मिलेगी, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे किसका रिलेशन क्या था जब हम मंदिरों को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी के लिए तो सिर्फ आप इतना समझिए कि कश्मीरी आर्ट चंबा, भरमौर, लाहौल स्पीति यहां तक आई। उसके बाद नेक्स्ट जो थी वो बुद्धिस्ट आर्ट। तो अब इसमें भी एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे नहीं है, सारा का सारा कहां पे मिलेगा आपको, ये ट्रांस हिमालय में। ऑलरेडी मैंने आपको बताया। अब तिब्बत का जो रीजन था, तिब्बत का जो रीजन आज की डेट में भी अगर हम देखें, चाइना का जो रीजन था वो 2 ही डिस्ट्रिक्ट से एचपी में टच करता है, एक किन्नौर से, एक लाहौल स्पीति से। तो स्पीति के रीजन में भी आपको बुद्धिज्म देखने को मिलेगा जो बुद्धिस्ट आर्ट है, और लाहौल स्पीति के रीजन में भी आपको बुद्धिज्म देखने को मिलेगा, बुद्धिस्ट आर्ट। तो ये जो रिलेशन है ये आप फर्दर कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बताया था कि बुद्धिज्म जो है वो प्रोमिनेंट रहेगा सिर्फ किन्नौर और लाहौल स्पीति के रीजन में, और स्पीति और लाहौल के रीजन में फिर थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा जिस तरह का बुद्धिज्म वो दोनों प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हिमालयाज में वज्रयान स्टाइल इंट्रोड्यूस किया गया और सिंबल्स का काफी ज्यादा यूज किया गया, और म्यूरल्स जो है वो बड़ी बड़ी दीवार पे पेंटिंग्स होती हैं। तो म्यूरल जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे स्पीति में जो मोनेस्ट्रीज हैं वहां पे, और किन्नौर में जो मोनेस्ट्रीज हैं वहां पे। तो ये अपने बोधिसत्वास को काफी ज्यादा पॉपुलराइज करते हैं। और अगर हम बात करें तो तिब्बतन आर्ट में एक हमारे जो है डाइटी चेन री जिग,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में ध्यान से पढ़िएगा। अवलोकितेश्वरा के बारे में हम बाद में भी बात करेंगे जब हम लाहौल स्पीति के टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे। तो अवलोकितेश्वरा जो हैं वो इनके डाइटी हैं, इन्हीं का नाम डाइटी चैनरी जिंग भी है। इनको 1000 आर्म सेंट भी कहा जाता है, और 1000 आर्म सेंट इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके हर हाथ के बीच में आंख बनी हुई है, जो कि मीडिएट करती है कि हर आंख जो है आपके कर्मों को देख रही है। तो आप जो अपने कर्म है उनको ढंग से कीजिए। और मेडिटेशन बुद्धा जो है वो यहाँ पे है। अब रेथफुल डाइटीज भी आपको तिब्बतन आर्ट में देखने को मिलेंगे। तो हमने जब डांस फॉर्म्स की बात भी की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि जो काफी ज्यादा डेंजरस डाइटीज होंगी वो आपको इस पर्टिकुलर चीज में देखने को मिलेंगे। एंग्री फेसेस, स्कल ऑफ डेड, ये सारी चीजें वहां पे यूज की जाती हैं, और इन्हें दो तरह से जो है प्रोपिगेट किया जाता है। या तो ये आपको इविल से बचाएंगे, या तो आपको बताएंगे कि किस तरह से पाताल लोक में जो इनका हेल है वहां पे किस तरह की सफरिंग जो है वो आपको सफर करनी पड़ेगी। तो आई होप ये डिस्टिंक्शन आपको क्लियर हो। अब हम आज की डेट में सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे एचपी टेम्पल्स की, ठीक है। तो एचपी में जब टेम्पल होना शुरू हुए तो मैंने आपको दो चीजें बताई एचपी के साथ रिलेटेड, प्रॉक्सिमिटी एंड टाइम। तो अभी हम बात करेंगे टाइम की। तो क्लास याद रखिएगा, जो आर्ट पूरी दुनिया में एक पर्टिकुलर इरा में आएगी वो एचपी में आपको 1 सेंचुरी या 2 सेंचुरी लेट देखने को मिलेगी, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हमेशा सारे के सारे जो इन्फ्लुएंसेस आपको एचपी में देखने को मिलेंगे, अगर पर्टिकुलर कोई इन्फ्लुएंस है वो आपको 1 या 2 पीरियड, 1 या 2 सेंचुरी बाद, मतलब 100 साल के बाद या 200 साल के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे वो एचपी की तरफ आएगा। उस टाइम पे इतने ज्यादा कम्युनिकेशन के मीडियम थे नहीं कि आपने वहां से ट्वीट करा और यहाँ पे ट्वीट पहुंच गया। तो उस टाइम पे जो आर्ट थी उसको पहुंचने में टाइम लगता था। जो आर्टिस्ट थे जब वो एक जगह काम करते थे तो वो दूसरी जगह जब अपने 4-5 शागिर्दों को सिखा देते थे तो उसके बाद वो आर्ट जो थी वो एचपी में पहुंचती थी। तो पहले हम बात करेंगे मौर्यन पीरियड की। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया मौर्यन पीरियड जो था वो बीसी में पीरियड था। अब हमको एचपी में इसके एविडेंस कहां पे देखने को मिलते हैं? तो याद रखिएगा, मौर्यन पीरियड के टाइम पे ही एचपी में 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन जो थे वो भी ऑरिजिनेट हुए, एक जैनिज्म, एक बुद्धिज्म, ठीक है। तो इसलिए आपको बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा, और जैनिज्म का तो खैर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब एक बात का ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया कि मौर्य पीरियड जो था वो बीसी में था, 4th सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी बीसी तक। तो बिफोर क्राइस्ट का ये रीजन था। बट एचपी में जब ये आर्ट आई तो ये कुशाना के रीजन में, जब कुशानाज इंडिया पे रूल कर रहे थे, तो उस टाइम ये आर्ट जो थी ये एचपी में देखने को मिली, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको टाइम वाला पार्ट यहां पे बताया, ठीक है। और मौर्यन पीरियड जो था वो कहां पे आपको देखने को मिलेगा? पंजाब वाले रीजन में। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब वाला रीजन बेसिकली कौन सा रीजन था? जो कांगड़ा चंबा का रीजन है, प्रॉक्सिमिटी सबसे ज्यादा वहीं पे थी। सिरमौर, लाहौल स्पीति, किन्नौर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वहां पे मौर्यन पीरियड के जो इन्फ्लुएंस हैं, मौर्यन पीरियड नॉर्दर्न इंडिया पे रूल कर रहा था। नॉर्दर्न इंडिया में कांगड़ा भी इंक्लूडेड था। कांगड़ा में आपको और चंबा में आपको मौर्य पीरियड के एविडेंस देखने को मिलेंगे। तो मौर्य पीरियड का पहला एविडेंस जो है वो स्तूपा बना गया है बुद्धिज्म का, चेत्रू में, और भीमटीला जगह का नाम है कांगड़ा में। सर्च कीजिएगा, काफी कम एविडेंस वहां पे रहा है। एक पहाड़ी जैसी पूरी मिट्टी उस पर बन चुकी है, कोई उस पर काम नहीं हुआ। तो अगर आपको देखना है तो ऑनलाइन आप देख सकते हैं। ये बुद्धिस्ट आर्ट फॉर्म का एग्जाम्पल है। और जब खुशाना पीरियड एचपी में था, सॉरी इंडिया में था, तो उस टाइम पे एचपी में मौर्यन पीरियड के इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलते हैं। तो मारुत मठ जो था वो उदयपुर में, चंबा में, और गुरु गंथल ये आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा। तो आज की डेट में लाहौल एरिया में गुरु गंथल जो है ये वहां पे आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, लाहौल और स्पीति को बाद में ज्वाइन किया गया था। लाहौल पहले जो था वो पंजाब का पार्ट था, स्पीति उसकी ज्यादा प्रॉक्सिमिटी थी तिब्बतन रीजन के लिए। जो लाहौल था वो दोनों मिक्स रीजन वहां पे आपके देखने को मिलेंगे। अगर आपको याद हो, हमने ट्राइब्स भी पढ़ी थी, तो वहां पे भी मैंने आपको स्वांगला ट्राइब बताई थी। तो स्वांगला ट्राइब में अगर आप देखें तो प्रोमिनेंट जो थे वो हिंदूज थे। तो हिंदू जो थे वो तिब्बतन या जो हमारे बुद्धिज्म है उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो था वो गुप्ता पीरियड। अब गुप्ता पीरियड के टाइम पे ये मोस्टली आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा, पद्मसंभवा, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस जो था गुप्ता पीरियड ने बुद्धिज्म को दिया। तो ये तिब्बतन और बुद्धिज्म दोनों एक साथ जो है वो एक साथ चले, और शिवालिक हिल्स में ये 6th से 8th सेंचुरी में पहुंचा। अब गुप्ता पीरियड जो था वो 5th सेंचुरी में खत्म हो चुका था, बट जैसे कि मैंने आपको कहा ये एचपी में थोड़ा लेट आएंगे, तो ये 6th से 8th सेंचुरी में एचपी में आएंगे।
और गुप्ता पीरियड की 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी, अजंता, एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पद्म संभवा जो थे उनको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस जो था वो बुद्धिज्म में दिया गया, क्योंकि गुप्ता जो थे उन्होंने बुद्धिज्म को पैटर्नाइज भी करा था, तो इसलिए जहां जहां पे बुद्धिज्म था उनको उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस दी। अब यहाँ पे ये टाइम ऑफ प्रॉक्सिमिटी वाला लॉजिक नहीं चलेगा। याद रखिएगा गुप्ता पीरियड का मेन इन्फ्लुएंस क्या था, बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म की वजह से वो लाहौल स्पीति की तरफ ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस रहा, जिसकी वजह से पद्म संभवा जो थे उनको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस बुद्धिज्म में दिया गया। और गुप्ता पीरियड का जो इन्फ्लुएंस है वो आप जनरली दोनों जो रूल्स हैं उनको निकाल के आप लाहौल स्पीति में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पालाआर्ट। तो पालाआर्ट का एचपी में मेजर कुछ नहीं है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बट इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो थी वो एस्टेब्लिश करी थी, और नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ने ही जो कश्मीरी आर्ट थी उसको एक तरह से डेवलप करना शुरू करा कश्मीर के रीजन में। विक्रमशिला ने तो नहीं, बट बेसिकली नालंदा यूनिवर्सिटी ने। और कश्मीरी आर्ट जो थी उस टाइम पे चंबा में मारू वर्मन थे। ठीक है, और मारू वर्मन जो थे, जब कश्मीरी आर्ट और चंबा आर्ट का एक तरह से दोनों मिले तो वो बना पहाड़ी स्टाइल। ठीक है, और पहाड़ी स्टाइल जो था ये अलग से यूनिक स्टाइल बन गया जो हमारा एचपी का जियोग्राफिकल एरिया था उसका। और इस पे 3 तरह के इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिले। सबसे पहले हमारे यहाँ पे ऑलरेडी जो खासा पीपल थे, जो पुराने पीपल थे खासा पीपल, वो। सेकंड हमारे पास इंडिया और आर्यन का कॉम्बिनेशन, और तीसरा इंडो और तिब्बतन का कॉम्बिनेशन। तो 3 तरह की आर्ट जो थी वो एचपी में फ्लरिश करी। जो यहाँ की ओरिजिनल आर्ट थी इंडिजीनियस खासा आर्ट, उसके बाद इंडो आर्यन आर्ट जो आर्यन बाहर से माइग्रेट करके आए थे उनके अंडर, और गुप्ता पीरियड के टाइम पे ये काफी ज्यादा जो है पॉपुलर रहेगी। उसके बाद इंडो तिब्बतन आर्ट, ये आपको तिब्बत के रीजन में काफी लेट में आपको डेवलप देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा इंडो तिब्बतन आर्ट मैंने आपको 7th से 9th सेंचुरी बताया, तो आपको पहली जो मोनेस्ट्रीज होंगी वो 7th से 9th सेंचुरी से पहले देखने को नहीं मिलेंगी एचपी में। जब आप आगे टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज के बारे में हम बात करेंगे तो 7th से 9th सेंचुरी से पहले आपको वो देखने को नहीं मिलेंगी। जब हमने इंडो आर्यन की बात करी तो वो 8th से 13th सेंचुरी के बारे में बात करी। तो इंडो आर्यन का इन्फ्लुएंस आपको जो मंदिर में दिखेगा वो इसी पर्टिकुलर पार्ट में दिखेगा, और जो इंडिजीनियस खासा जो है वो आपको 2nd सेंचुरी बीसी से देखने को मिलेंगे। पर एक बात का याद रखिए, जो इंडिजीनियस खासा है वो जनरली स्ट्रक्चर थे वुड के, और वुड के स्ट्रक्चर जो है इतने लंबे टाइम तक सर्वाइव होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रॉक्स जो है वो सर्वाइव कर सकती हैं बट वुड सर्वाइव नहीं करते। तो इसीलिए थोड़ा इसमें प्रॉब्लम रहेगी। इंडिजीनियस खासा के जो एक्चुअल एविडेंस हैं वो हमको काफी टेम्पल्स में जो है वो काफी कम मिलेंगे, बट जो हमारे पास क्वाइंस हैं, ध्वजा, त्रिशूल, बैटल एक्स, इससे काफी ज्यादा हमें एविडेंस मिलेंगे कि खासा आर्ट भी एग्जिस्ट करती थी। तो अगर हम एचपी की बात करें तो ये पता हमें कहां से लगता है कि इंडिजीनियस खासा आर्ट जो थी वो एग्जिस्ट करती थी, तो वो पता लगता था क्वाइन से, जिसमें 3 तरह के साइंस हमारे पास बने होते थे, ध्वजा, त्रिशूल और बैटल एक्स। और बेस मटेरियल जो टेम्पल्स का उस टाइम पे था वो वुड था। इस टाइम पे क्वाइन जो इशू किए जाते थे वो कॉपर और सिल्वर के क्वाइन इशू किए जाते थे, और ये बेसिकली शिवा के रिलेटेड जो भी हमारे पास भगवान थे उनसे रिलेटेड थी। जो नेक्स्ट था वो था इंडो आर्यन। तो इंडो आर्यन जो है वो गुप्ता पीरियड के टाइम पे थे, 8th से 13th सेंचुरी एडी के बीच में। तो इसी टाइम पे पाला और प्रतिहारा जो है वो आप देखेंगे। प्रतिहाराज जो है, गुर्जराज जो है, ये छोटे छोटे पार्ट में रूल्स करते थे इंडिया के, तो इनके बारे में बाद में बात करेंगे। जो राजपूत थे वो रिस्पॉन्सिबल थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी इंडो आर्यन आर्ट एचपी में, और इंडो तिब्बतन आर्ट जो है वो बेसिकली आई तो 4th सेंचुरी में थी, बट इंट्रोड्यूस जो है वो एचपी में 7th से 9th सेंचुरी के बीच में हुई। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। खासास जो थे वो ओरिजिनल थे यहाँ के, जो यहाँ पे आके बस गए थे खासा आर्ट, तो उनको इंडिजीनियस खासा आर्ट यहाँ से उन्होंने डेवलप करी थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर की। तो आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह के, आज सिर्फ आप इंट्रोडक्शन जानिए कि कौन सा टेम्पल कहाँ पे है और किस तरह की बात जो है, जब हम टेम्पल्स के आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो वो किस तरह का टेम्पल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है पेंटरूफ टेम्पल। तो पेंटरूफ टेम्पल में क्या होगा कि, अच्छा, इसका बेसिक एग्जाम्पल जो आपको है वो दिखेगा बिजली महादेव में या मृकुला देवी में या शक्ति देवी टेम्पल में। अब जनरली ये टेम्पल आपको काफी ज्यादा हाइट्स पे देखने को मिलेंगे जहां पे बर्फ पड़ती है। ठीक है, और जहां पे बर्फ पड़ेगी वहां पे परिदक्षिणा जो है टेम्पल के बाहर नहीं की जा सकती।
तो रूफ जो है वो टेम्पल तक एक्सटेंड करेगी परिदक्षिणा, और वहीं तक परिदक्षिणा जो टेम्पल की करेंगे आप, वो एक तरह से टेम्पल का ही पार्ट होगा। मतलब जो अब टेम्पल के जो पार्ट है उसमें क्या होगा कि एक पिंडी होगी, उसको हम गर्भगृह कहते हैं। पिंडी के बाहर आपके पास पूजा करने का स्थान होगा, उसको वरांदा। फिर वरांदा के बाहर आपका एक परिदक्षिणा के लिए चारों तरफ एक रास्ता बना होता है, वो परिदक्षिणा हुई। तो पेंट रूफ टेम्पल जो होते हैं उसमें जो परिदक्षिणा है उसमें टेम्पल का रूफ बाहर तक एक्सटेंड करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वो बाहर तक जो है वो रूफ एक्सटेंड करता है। वॉल्स जो बनती हैं वो वुड की बनती हैं, वुड दोनों तरफ होगी, इनसाइड भी आउटसाइड भी, और बीच में स्टोन जो होंगे वो उसमें लगाए हुए होंगे। जनरली इनका स्क्वायर बेस होता है, बट ये कोई इंपल्शन नहीं है। और जहां पे सबसे ज्यादा बर्फ आपको देखने को मिलेगी वहां पे आपको जनरली पेंट रूफ वाले टेम्पल जो है वो देखने को मिलते हैं। अब ये भी श्योर शॉट नहीं है कि सब जगह जहां पे बर्फ पड़ेगी वहां पे आपको पेंट रूफ देखने को मिलेगा, बट जनरली पेंट रूफ वाले जो टेम्पल है वो आपको हाई हिल्स में देखने को मिलेंगे जहां जहां बर्फ पड़ती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले बात करें शक्ति देवी टेम्पल की, तो ये छतरारी चंबा के आसपास एग्जिस्ट करता है। छतरारी यात्रा भी यहाँ पे जाती है शक्ति देवी का टेम्पल, भरमार और चंबा के एकदम बीच में ये मिलता है। दूसरा अगर हम बात करें तो मृकुला देवी, तो ये मियार नाला और चिनाब जहां पे मिलती है उदयपुर के आसपास, वहां पे ये बनाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि लाहौल स्पीति को अनेक्स किया था उदय सिंह ने, जो कि जब चंबा के राजा थे तो उन्होंने जब लाहौल स्पीति को अनेक्स किया तो वहां पे उन्होंने ये बनाया। तो उदय सिंह जो थे वो चंबा के थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। जब उन्होंने लाहौल स्पीति को अनेक्स करा तो उन्होंने अपने नाम पे एक जगह नेम करी उदयपुर, वहां पे उन्होंने मृकुला देवी का टेम्पल बनाया था। मृकुला देवी काफी फेमस टेम्पल है, इनको देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद लक्षणा देवी, तो ये भरमा और चंबा में। बिजली महादेव आपको कुल्लू में देखने को मिलेगा काफी हाइट पे, और शिगुल महादेव आपको सिरमौर में। तो ये सारे आपके पास पेंट रूफ टेम्पल रहेंगे। ठीक है, एक बार इमेज देख लीजिएगा। अगर आपको अभी भी पेंट रूफ का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हुआ है, किसी भी एक टेम्पल का नाम डालिएगा, या ऐसा करिए बिजली महादेव इसका बेस्ट एग्जांपल है। बिजली महादेव को देख लीजिएगा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। जिस तरह का बिजली महादेव में आपको आउटसाइड, एक्चुअली अंदर से अगर आपको कोई वीडियो देखने को मिल जाए तो वहां से देख लीजिएगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे पैगोडा की। और पैगोडा में क्या होगा क्लास, सबसे ऊपर छोटा रूफ होगा, उससे नीचे रूफ होगा, उससे नीचे और रूफ होगा, जो बाहर बाहर को बढ़ते रहेंगे। ये जो आपको डिमिनिशिंग रूफ मिलेंगे, ये भी आपको सिर्फ बर्फ वाले रीजन में मिलेंगे जहां पे सबसे ज्यादा बर्फ गिरेगी। और बेसिकली इनका जो सारा इन्फ्लुएंस है वो आपको मैक्सिमम आपको मिलेगा कुल्लू और कुल्लू के सराउंडिंग एरियाज में। ठीक है, तो अगर आप पहला देखें तो हिडिंबा देवी टेम्पल मनाली में, वहां पे आपको डिमिनिशिंग रूफ मिलेगा। त्रिपुरा सुंदरी नगर में, वहां पे आपको डिमिनिशिंग रूफ मिलेगा। हिडिंबा देवी तो आपने सभी ने देखी होगी कभी ना कभी बचपन में, या फोटोज भी देखे होंगे। तो जिस तरह के रूफ वो थे, सबसे ऊपर एक छोटा सा ट्रायंगल बना होगा जिसके ऊपर बर्फ ना गिरे, फिर उसके नीचे छोटे छोटे रूफ साइड की तरफ जो है वो बढ़ते रहेंगे। तो ये चीजें वहां पे थी। तो आदि ब्रह्मा जो है वो कुल्लू में, मनु टेम्पल ओल्ड मनाली में। आदि ब्रह्मा का जो टेम्पल है वो कुल्लू में है, कोंकण में। पराशर टेम्पल मंडी में, तो ये उसका मंडी का कुल्लू का सराउंडिंग एरिया। और उसके बाद चौगान और महेश्वरा, ये दोनों टेम्पल भी यहाँ पे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास रहते हैं डोम शेप टेम्पल। तो ताजमहल टाइप का जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डोम बना होगा, तो जनरली ये आपको शक्तिपीठ से रिलेटेड मिलेंगे। तो ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी, बृजेश्वरी और नैना देवी, ये कुछ टेम्पल हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पिरामिडिकल स्टाइल स्ट्रक्चर। अब क्लास ये एक अलग सा स्ट्रक्चर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब पिरामिडिकल स्टाइल स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो छत बनाई जाएगी वो सेंटर में आके मिलेगी। ठीक है, जनरली मैं आपको कैसे समझाऊं, एक बार इसका पिक्चर ही देख लीजिएगा फिर आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने ये पिक्चर यहाँ पे बनाई है, थोड़ा सा डेमो जो बनाया है, उसी तरह का जो है स्लोपिंग रूफ जो है जो सेंटर में आके ज्वाइन करते हैं, तो वो आते हैं आपके पिरामिडिकल स्टाइल में। अब ये आपको हाटेश्वरी टेम्पल जो है हटकोटी में देखने को मिलेगा। अब याद रखिएगा, हटकोटी टेम्पल जो है वो बेसिकली दोनों टेम्पल जो है चीजें अनाउंस करता है। ठीक है, पिरामिडिकल स्टाइल भी और जो हमारे पास जो पेंट रूफ है वो भी। तो ये दोनों स्टाइल आपको हटकोटी में देखने को मिलेंगे, पर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मेन प्रोमिनेंट जो वहां पे है वो है पिरामिड। तो जिस तरह का पिरामिड का स्ट्रक्चर था, चारों तरफ से सरफेस बराबर थे, तो उसी नाम से ये लिया गया है पिरामिडिकल स्टाइल।
तो टेम्पल आपको हटकोटी में महाशु और शिवा जो कि ड्योरा जुब्बल के नजदीक है, और बैजनाथ टेम्पल। तो बैजनाथ टेम्पल में आपको जो हमारे पास नगरा या शिखर स्टाइल टेम्पल है वो भी देखने को मिलेगा, और पिरामिड स्टाइल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बैजनाथ को दोनों के लिए क्वालिफाई करता है। इनके बारे में मैं आपको जब टेम्पल्स के बारे में बताऊंगा तो वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए इतना जान लीजिए कि पिरामिड स्टाइल जो है वो पिरामिड शेप में होगा। अब पिरामिड शेप का मतलब है कि वो सेंटर में आके ज्वाइन करेगा, और हटकोटी, महाशु और शिवा टेम्पल ड्योरा जुब्बल के नजदीक जो है वो दोनों पिरामिडिकल स्टाइल में है। जो नेक्स्ट है वो है फ्लैट रूफ। तो नाम से ही क्लियर है कि कोई कुछ नहीं होगा, सिर्फ फ्लैट रूफ होगा, कंक्रीट के बने होंगे। तो नरभादेश्वर टेम्पल हमीरपुर में सुजानपुर डेरा के पास, और रामगोपाल टेम्पल दमथल में कांगड़ा के पास। अभी हाल ही में रामगोपाल टेम्पल न्यूज में भी था, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन थी उसकी रेनोवेशन के लिए बाहर से पर्सन जो थे वो बुलाए गए थे। अनुराग ठाकुर ने काफी ज्यादा इसको एक तरह से इशू बनाने की कोशिश करी थी। तो कांगड़ा में जो थे ये वहां पे काफी ज्यादा लोग भी यहाँ पे जाते हैं, तो इसलिए भी ये फेमस था, रामगोपाल टेम्पल दमथल कांगड़ा। उसके बाद सतलुज वैली फ्यूजन जो है ये सतलुज वैली के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो सतलुज जहां जहां से जाती है वहां वहां पे जनरली आपको ये दोनों मिक्सचर देखने को मिलेंगे, पेंटरूफ टाइप और पैगोडा का ये मिक्सचर है। तो ये सतलुज वैली मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो भीमाकाली टेम्पल है वो सराहन में एग्जिस्ट करता है, और डाइटी ऑफ बुशहर का है, जो बुशहर स्टेट थी उसकी डाइटी है शिमला में। तो जहां जहां से सतलुज वैली फ्लो करेगी आउटर सराज और इंडस सराज को छोड़ के, वहां वहां पे आपको सतलुज वैली जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इसमें पैगोडा मतलब ऐसे छोटे छोटे रूफ, और पेंट रूफ मतलब वरामदा जो होगा वो भी मंदिर के अंदर ही होगा। ठीक है, तो ऐसे मंदिर के अंदर वरामदा नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम नगरा और शिखर की बात करेंगे तो एक बार मसरूर टेम्पल को देखिएगा, तो उसके आप परिदक्षिणा कर सकते हैं और बाहर आपको बचाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, जनरली याद रखिए कि जब भी आप कई टेम्पल्स में आप जाएंगे तो जब आप मंदिर की परिदक्षिणा करते हैं तो आपके पांव जलते हैं, और कुछ टेम्पल ऐसे होते हैं जो आपके मंदिर के अंदर होंगे, जो आप एक दूसरे से जहां पे आवाज गूंजेगी। आई होप आप एचपी में रहे होंगे, तो ऐसे दोनों टेम्पल्स में आप गए होंगे। तो इन दोनों टेम्पल में बस इतना डिफरेंस है। शिखर और नगरा टेम्पल वहां पे आपकी परिदक्षिणा बाहर से होगी। जनरली आपको ये मंडी और चंबा में देखने को मिलेंगे। मशरूर, भूतनाथ और लक्ष्मी नारायण टेम्पल कोनिकल फॉर्मेशन रहती है, बेसिकली स्टोन के बनाए जाते हैं। जो सतलुज वैली है उसमें आपको दोनों का मिक्सचर देखने को मिलेगा, पेंट रूफ का भी और पैगोडा का भी। मतलब जो परिदक्षिणा होगी वो मंदिर के अंदर ही होगी, बट जो मेन गर्भगृह होगा वो पैगोडा शेप में बना होगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। बस प्लेसेस याद कीजिएगा कहां पे क्या है आज के लिए, और धनेश्वरी देवी, बहना महादेव और भीमा काली, ये 3 चीजें याद रखिएगा। ठीक है, और आई होप आपको ये 2 चीजें याद रहेंगी, टाइम और प्रॉक्सिमिटी। ये एचपी में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, तो ये आपकी काफी मदद करेगा जब हम टेम्पल्स के बारे में बाद में बात करेंगे, उन चीजों को समझने के लिए कि कौन सा टेम्पल कहां पे है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।